हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th मैथ बुक एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जैसे देख रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित संख्याओं का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम लोग एचसीएफ को प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एक नई चीज़ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक नई चीज़ है। अगर डायरेक्टली हम लोग को एचसीएफ निकालने बोलता तो हम लोग अपने एलसीएम विधि से या फैक्टराइज विधि से हम लोग आराम से एचसीएफ निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक नई चीज़ है, नया वर्ड है। ठीक है, तो हम लोग उस प्रोसेस को जानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेना होगा हम लोगों को। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी छोटा सा नंबर से एक बड़ा नंबर को डिवाइड देते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पर 8 लेते हैं, अगर 8 से डिवाइड देना चाहते हैं हम लोग यहाँ पर 25 को, तो 8 का टेबल हम लोग कितना पढ़ पाएंगे, 8 3 जा 24। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, एक बार एक बच जाता है। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 25 जो है एक नंबर था जिसको हम लोग 8 और 3 को गुना करें, अगर 8 गुना 3 में अगर एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, वो 25 होगा। ठीक है, हम लोग ज़रा सा सुनते हैं कि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि 25 को हम लोग बोले थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इंग्लिश में हम लोग भाज्य को डिविडेंड कहते हैं और भाजक को हम लोग डिवाइजर कहते हैं और भागफल को हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं और शेषफल को हम लोग रिमाइंडर जानते ही हैं। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे डिविडेंड जो है, डिविडेंड को हम शॉर्ट में लिखे तो डी, डिवाइजर को भी डी, और क्वोशिएंट को हम लोग कह सकते हैं क्यू, और रिमाइंडर जो है उसको हम लोग कह सकते हैं आर। कोई ज़रूरी नहीं जिसे स्मॉल में दिखाएं तो इसे भी हम लोग स्मॉल में दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर क्यू बोले तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्यू फॉर क्वेश्चन, और आर बोले अगर तो आर फॉर रिमाइंडर समझ में आ रहा है। लेकिन ये डी फॉर डिविडेंट है या डी फॉर डिवाइजर है, इससे ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिस तरह से क्यू से क्वेश्चन है, आर से रिमाइंडर है और डी से डिविडेंट है या डी से डिवाइजर है, ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए यूक्लिड साहब ने एक प्रोसेस अपनाया। वो प्रोसेस क्या है कि इस झमेले से बचने के लिए, इस कि डी से डिविडेंट है, डी से डिवाइजर है, इन झगड़े से बचने के लिए उन्होंने क्या कहा कि पहले वाले डी को उन्होंने ए कह दिया और बाद वाले डी को उन्होंने बी, क्यू को एज इट इज़ रहने दिया गया और आर को भी वैसे रहने दिया गया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। फिर उन्होंने कहा जहाँ आर का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, 0 से बड़ा होगा आर लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है। तो इस विधि में उन्होंने कहा कि एचसीएफ निकल सकता है, इससे क्या निकल सकता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ इनमें से किसी का वैल्यू, ए को हम लोग एचसीएफ कहें, बी को कहें, क्यू को कहें, आर को कहें, इन चारों में से किसी का वैल्यू एचसीएफ होता है तो बी का मान को एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, बी के मान को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ जो कहेंगे बी को, तो हर स्टेप के बी को एचसीएफ नहीं कह सकते हैं। एचसीएफ उस वक्त कहेंगे जब आर का मान 0 हो। जिस स्टेप में आर का मान 0 हो तो उसके बी को हम लोग क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आर का मान 0 नहीं है, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये 8 क्या हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्यू, ये हमारा आर। तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ नहीं कह सकते क्योंकि आर का मान 1 है। आर का मान 0 होता तो इसको हम लोग कहते हैं एचसीएफ, लेकिन आर का मान 1 है इसलिए ये एचसीएफ अभी नहीं है। तो इसी तरह से जिस स्टेप में आर का मान 0 होगा उसके बी को एचसीएफ कहेंगे। आर का मान 0 होगा तो उसके बी को क्या बोलेंगे हम लोग, एचसीएफ बोलेंगे। तो एचसीएफ किसको बोलेंगे, बी को बोलेंगे। ठीक है, एचसीएफ किसको बोलेंगे, बी को बोलेंगे। आर का मान क्या हो सकता है, 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से हमेशा छोटा हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझ में आ गया। एक रफली हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इसे ए कहते हैं
इसे हम लोग बी, इसे हम लोग क्यू, और जो बच जाता है उसे आर कहते हैं। जिसको भाग देंगे वो है ए, जिससे भाग देंगे वो है बी, जो भाग देने के बाद फल आता है उसे क्यू, और जो बच जाता है उसे आर। ठीक है, जितने बार हम लोग भाग देंगे, जितने बार इसको हम लोग भाग देंगे उसका ए, बी, क्यू और आर हर बार हर स्थिति में बदलेगा, हर स्थिति में ये बदलता जाएगा। ठीक है, ये हमेशा बड़ा होगा, ये हमेशा क्या होगा, इन चारों में ए बड़ा होगा। बी, क्यू दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, बी या क्यू दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, लेकिन आर जो है इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और क्यू से क्या होगा, आर क्यू से भी क्या होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, तो क्यू से आर का मान छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, आर का मान क्यू से छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। बी का मान भी क्यू से बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन हमेशा ए का मान क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, शर्त है ये हमेशा बड़ा होगा, ये हमेशा बड़ा होगा, और आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा। ठीक है, क्या क्यू से आर का मान बड़ा हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या क्यू से आर का मान छोटा हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। क्या बी से आर का मान बड़ा हो सकता है? कभी नहीं, बी से आर का मान कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, छोड़िए बाद में देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। जैसे हम लोग के पास है 135 और 225, इन दोनों में जो छोटा संख्या होगा उससे हम लोग क्या करना है, डिवाइड देना है, जो नंबर छोटा है। तो छोटा कौन है, 135 है। हम लोग यहाँ रफ कर लेते हैं। यहाँ पर 135 क्या है, छोटा है, और 225 क्या है, बड़ा है। ठीक है, 135 से 225 को भाग देना है। ठीक है, तो 135 से 225 को हम लोग अगर भाग देंगे तो हम लोग उसको डिवाइड देते हैं 135 से। यानी 135 का पहाड़ा पड़ना है 225 से, 225 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। अगर 135 का पहाड़ा हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो देखिए, ये इसका टेबल तो हम लोग पढ़े नहीं, बचपन से नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 नंबर जब यहाँ पर भी है, 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, इसका मतलब इस पूरे का यहाँ भी पूरा संख्या लेना पड़ेगा, यहाँ भी पूरा संख्या लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कैसे पता लगाएं कि ये कितना टेबल पढ़ा जा सके। यहाँ का इस 5 को हम लोग जरा सा मन से हटा लेते हैं तो बचेगा कितना, 13। यहाँ से 5 को हटा दें अगर मन से तो बचेगा कितना, 22। तो 13 और 22, 13 और 22 में कंपेरिजन करो, 13 का पहाड़ा पढ़ो तो 13 तो 26, 26 है यहाँ पर नहीं है ना, 22 ही है हमारे पास, इसलिए 135 का पहाड़ा एक बार ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, एक तरीका होता है इसको भाग देने का। तो 135 का पहाड़ा अगर हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 135 ही आएगा। ठीक है, माइनस करना होगा, 5 से 5 का 0, और यहाँ बचा 2, 2 से 3 जाएगा नहीं, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 1, 1 से गया कैंसिल। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखते हैं पहले कि EDA से, EDA इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, EDA के अनुसार A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, हम लोग एक इसको कहेंगे जिसको डिवाइड दिया गया है। ठीक है, जिसे डिवाइड दिया गया उसे क्या बोलते हैं, ए का मान कितना है, 225। बी जिससे भाग दिया जाता है वो है 135। क्यू जो आया कितना है, 1, प्लस आर का मान कितना है, आर का मान 90। ठीक है, हम लोग इसे कह सकते हैं स्टेप फर्स्ट या फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में ये शर्त आया, क्या हम लोग यहाँ के बी को एचसीएफ कह देंगे, कभी नहीं, क्योंकि आर का मान 0 नहीं है। यहाँ लिखते हैं बिकॉज आर नॉट इक्वल 0, आर का वैल्यू 0 नहीं आया इसलिए एचसीएफ नहीं मिलेगा अभी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे इसे हम लोग क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे। इस 90 को भाजक बनाया और इस 135 को यहाँ लेके आएंगे, 135। ठीक है, अब 90 का 12 पढ़ेंगे तो 90 का पारा पढ़ते हैं तो 90 दूना 180 हो जाता है, जो 180 यहाँ नहीं है इसलिए एक बार। ठीक है, फिर माइनस करो, 5 से 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा, और यहाँ पर 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या रहा हमारा, ए का मान कितना रहा, जिसको भाग दिया गया वो ए हो गया। अब यहाँ पर ए, कुछ देर पहले ए यहाँ था। ठीक है, तो हर स्टेप में ए बदलेगा, बी बदलेगा, क्यू बदलेगा। ठीक है, तो ए हमारा कितना आ गया, 135, 135 ए हो गया। बी का वैल्यू हमारा कितना है, 90 हो गया। ठीक है, इंटू क्यू, क्यू का मान मतलब हो गया हमारा 1, प्लस कितना, आर का मान हो जाएगा 45।
फिर देखो तो r का मान 0 आया क्या? नहीं आया ना, नहीं आया तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज r नॉट इक्वल 0। जब 0 नहीं तो फिर डिवाइड लगेगा, ठीक है। फिर 45 को भाजक बनाएंगे और इस 90 को उठा के यहाँ लाएंगे और ये भाज्य बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो तीसरी शर्त में हम लोग अब डिवाइड देंगे, 45 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 45 दूना 90 हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, 0 हो गया यहाँ पर अब। तो थर्ड स्टेप में देखते हैं हम लोग, ये थर्ड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप था। तो थर्ड स्टेप में ए का मान क्या हो जाएगा? 90। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा है, 90। उसके बाद बी का मान हो जाएगा 45 इंटू क्यू, क्यू का मान क्या हो जाएगा? 2 प्लस आर का मान क्या हुआ? 0 हो गया, ठीक है। ये लिखते हैं बिकॉज आर इज इक्वल 0, देयरफॉर एचसीएफ किसका? एचसीएफ किसका निकाला था हम लोग? 135 कॉमा किसका? 225। तो एचसीएफ इन दोनों का कितना निकलेगा हम लोगों को? इन दोनों का एचसीएफ जिससे पूरा पूरा भाग लगता है वो एचसीएफ कहलाता है, या जिस स्टेप में 0 उसकी बी को हम लोग क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। बी का मान कितना? 45, इसलिए क्या हो जाएगा? 45। एक तरीका तो यहाँ भी समझ रहे थे कि जिससे पूरा पूरा भाग लगेगा वो एचसीएफ। तो बचपन में हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये हमारा क्या है? रफ वर्क है, ये हमारा क्या है? रफ वर्क है। ये हम लोग का मैथ्स कंप्लीट हो गया। तो नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है जिससे मैंने सिर्फ 1 नंबर सोल्यूशन किया है, और आप लोगों के लिए वो दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। तो नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है 196 और 38/0। नंबर 3 ये आप लोगों के लिए 867 और 255। ये दोनों क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा? आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। 867 और 225, ठीक है। शायद दिख नहीं रहा होगा तो दिख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और दोनों को सॉल्व करके भेजिए।